नमस्कार। आज हम कक्षा 9 पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो पहले जाबिर हुसैन के संक्षिप्त परिचय आपको देते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। यानी बिहार में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे, अर्थात ये अध्यापक थे और ये अंग्रेजी और हिंदी साहित्य भाषाओं के प्राचार्य भी रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्राध्यापक के पश्चात ये राजनीति में उतरे और सन 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, अर्थात अब ये राजनीति में भी भाग लेने लगे। और इसके पश्चात फिर ये मंत्री बने। पहले सदस्य बने, इसके पश्चात उन्होंने चुनाव जीता और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। अर्थात ये 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन ने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। जाबिर हुसैन जी को तीनों भाषाओं का पूर्णतः ज्ञान था और इसी कारण वो तीनों भाषाओं में अपने साहित्य को लिखते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो सबसे आगे हैं वो है डोला बीवी का मजाक, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख। अर्थात ये उनकी हिंदी में लिखी हुई रचना है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहे, तो राजनीति में क्या क्या कमियां हैं, कैसे राजनीति के लोग एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, ये उन्होंने लिखा। समाज, आज का समाज कैसा है, किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उसे ईर्ष्या होती है, इन सब भावनाओं का उन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। तो संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्ति पर लिखी उनकी डायरियां चर्चित प्रसाद। एक व्यक्ति जो संघर्ष करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, उसके बारे में कि कितनी कठिनाइयों को सहकर वो एक आदमी अपने उद्देश्य में सफल होता है। दूसरा है विशिष्ट व्यक्तियों पर। विशेष व्यक्ति जो होते हैं वो रिश्वत और सामाजिक प्रभाव के कारण अपना कार्य कराने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन मजदूर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है तब वो अपने उन्नति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी छाप ही बहुत है। अच्छे अच्छे कार्य उनके नाम को सुनकर ही कर लिए जाते हैं, भले ही वह योग व्यक्ति उस योग हो या ना हो। उनकी डायरियां चर्चित प्रकाशित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। डायरी विधा में उन्होंने उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस शैली का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए ये शैली उनके लिए नवीन मानी गई है। अब आइए सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत पाठ जून सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। अर्थात सालेम अली उस समय पक्षी विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे और वे पक्षियों के बारे में नई नई जानकारियां इकट्ठी करते थे। तो जब 1987 में उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात ही जाबिर हुसैन ने उनके बारे में कुछ लिखा और यह डायरी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और सालेम अली के बारे में ही है। सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद की रूप में व्यक्त किया।
अर्थात मृत्यु के सुख को उन्होंने पक्षियों की दुख और सुख का अनुभव करने वाले सालिम अली की बारी में सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। अर्थात उन्हें किस प्रकार पक्षियों का ज्ञान था, किस प्रकार उनके सुख और दुख में वो उनके हिफाजत करते थे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो सालिम अली के बारे में लेखक ने जो जो उसे मालूम था कि कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, किस प्रकार के स्वभाव वाले थे, कैसा उनका पक्षियों के प्रति व्यवहार था, इसके बारे में जावेद हुसैन ने स्वयं लिखा है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति को शैली दिल को छूती है। अर्थात उन्होंने जिस शैली का प्रयोग किया है वह पाठक के मन मस्तिष्क में उतर जाती है। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश बारी की तरफ उठ जो सालिम अली पक्षियों के बारे में, उनके देखरेख के बारे में लिखा करते थे, आज वो मृत्यु सैया पर पड़े हुए और उसी का वर्णन जावेद अली यहाँ करते हैं कि जो पक्षियों के बारे में लिखा करते थे, आज एक समूह के साथ वो खामोशी से शमशान की ओर अग्रसर हो रहे। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। अर्थात यहाँ एक से एक व्यक्ति आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो जीवन यहाँ प्राप्त करता है उसका अंत होता है, इसलिए उस जीवन और मृत्यु को कोई नहीं हो सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम। इस हुजूम में जो सबसे आगे उस पलंग पर सवार है, जो मृत हो चुके हैं सालिम अली, उनका शव आगे आगे चल रहा है और पीछे बहुत से लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अर्थात अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे सालिम अली को लेकर वो शमशान की ओर जा रहे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन जब वो पक्षियों के बारे में इधर उधर घूमने जाते थे वो बात अलग थी, लेकिन आज उससे भिन्न है। अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और शमशान की ओर ही जा रहे हैं। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पड़ाव है। अर्थात जो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अपना समय गुजारते थे, उनके अनुभव को ग्रहण करते थे और उसे अपने साथी में उतारते थे, आज उस भीड़ भाड़ भरी संसार को छोड़कर सालिम अली शमशान की ओर जा रहे हैं। अर्थात अब वो भीड़ भाड़ में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकते। अर्थात सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अर्थात अंतिम बार वो इस संसार से यहाँ से विदा हो रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा रहे हैं। इसका वर्णन और उदाहरण वो उस वन पक्षी के दे रहे हैं जो वन में मस्त होकर गाता है और गाते गाते ही अंत में अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार ये पक्षियों के विषय में लिखते लिखते उन्होंने बहुत सी खोज की, किस प्रकार उन्हें सुख प्राप्त होता था, पक्षियों की आदतें क्या थी, इसके बारे में लिखते लिखते अंत में वो भी पक्षी के समान उनके बारे में लिखते हुए सदा के लिए इस संसार से विदा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गाए। जिस्म मन शरीर, हरारत शरीर की गर्मी। अर्थात लेखक कहता है कि कोई अपने शरीर की गर्मी को देकर और दिल की धड़कन देकर भी
उसे जीवित करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस प्रकार वह पक्षी तो अपने सपनों की जीत दोबारा कैसे कर सकता। अर्थात वो जो मस्त होकर पक्षियों के बारे में लिखते थे और उन्हीं के आत्माओं के बारे में खोए रहते थे, आज वही पक्षी निर्जीव होकर पड़ा है, उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। अर्थात वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, और मुझे ये भी याद है कि कोई ये नहीं चाहेगा कि सोए हुए पक्षी को पुनः हम जगाएं। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों और आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे झरनों और पहाड़ों, जंगलों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से ही नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक है। तो सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यानी कुछ लोग जो आदमी होते हैं वो पक्षियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें पक्षियों से प्रेम था, से मारना नहीं था। तो अब यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से, अर्थात वो प्राकृतिक दृश्यों को केवल आदमी की नज़र से देखते थे, उसके सुंदरता का रसपान किया करते थे और उसी के बारे में वो लिखते थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अर्थात कोई साधारण व्यक्ति जंगल या बाग बगीचों में जाकर पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर अपने भीतर आनंद का अनुभव कर सकता है। अर्थात पक्षियों की मधुर आवाज को सुनकर मनुष्य का मन भी रोमांचित हो जाता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम। तो लेखक लिखता है कि ऐसे ही एहसास वाले इस पृथ्वी पर एक छोटे से खंड में एक मिथ जो जन्म लेता है, उस मिथक का नाम है सालिम अली। अर्थात सालिम अली एक छोटे से कस्बे में जन्म लेते हैं जो कि गरीब परिवार का है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। यानी इतिहास में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने वृंदावन में रासलीला की, अर्थात वो एक थे और सैकड़ों स्त्रियों के साथ रहते और गोपियों को शरारतों का निशाना बनाया करते थे। कभी उनके कपड़े छीन लेते थे, कभी उन्हें परेशान करते थे और बांसुरी बजाकर उनका काम करना ही बंद कराते थे। ये लेखक कहता है कि इतिहास की बात है, केवल इसके बारे में मैंने सुना है। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह, अर्थात कब उन्होंने गोपियों की जो मक्खन मसला ले जाती थी उन्हें फोड़ा था, और कब अपने दोस्तों को दूध से भरी हुई मटकी तोड़ने के लिए कहते थे और स्वयं तोड़ते थे। अर्थात मक्खन स्वयं खाते थे और अपने साथियों को भी खिलाते थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। और इतिहास में ये भी लिखा है कि वो पेड़ों के नीचे कहीं बगीचों में या जंगलों में किसी पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे और उनके साथी भी उनके साथ रहते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। अर्थात सुना है इतिहास में कि कृष्ण भगवान जब बंसी बजाते थे तो संपूर्ण गोपिकाएं, गाय और पशु पक्षी भी उस आवाज को सुनकर वहां पहुंच जाते थे। अर्थात उनकी बांसुरी में ऐसा राग था जिसे सुनकर सभी मोहित हो जाते थे और प्रसन्न हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें और अन्य कोई काम नहीं था। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। अर्थात जब वो बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी का संगीत पूरे वृंदावन में छा जाता था और वृंदावन में एक सन्नाटा सा रहता, केवल बांसुरी की आवाज ही सुनाई देती। तो यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए
तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता। ये इतिहास पुरानी बात है, लेकिन आज कोई भी यमुना तट पर जाए तो उसे पुनः कृष्ण भगवान की याद आ जाएगी, अर्थात वो याद दिला देगी कि इस प्रकार कृष्ण भगवान ने यहाँ संगीत खेला था और ऐसी लीला रचाई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर किसी के कदम। लेखक कहता है कि आज भी जब भीड़ यमुना में नहाने के लिए जाती है तो ऐसा लगता है कि इनमें से कोई व्यक्ति आगे निकल कर आएगा और बंसी बजाएगा, जिसके कारण चलते हुए लोगों के कदम रुक जाएंगे। अर्थात आज भी ऐसी उनकी छवि बसी हुई है। तो जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका की भरी पूरे माहौल पर। यानी जो सैलानी वृंदावन घूमने आते हैं उनको जब बगीचे का माली रोकता है और कहता है कि अभी यहीं रुको, तो ऐसा लगता है कि कहीं से वो आएगा, जब अचानक बंसी की आवाज पूरे बगीचे में छा जाएगी और माहौल शांत हो जाएगा। तो वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है, अर्थात वृंदावन में आज भी कृष्ण की बांसुरी का संगीत चारों ओर गूंजा है और हर एक लोग कृष्ण के भक्त हो गए, अर्थात उनकी बांसुरी की याद आज भी वहां ताजा है। तो मिस्कों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार कृष्ण का यहाँ वर्णन है उसी प्रकार लेखक कहता है कि हम यहाँ एक छोटे से कमजोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डालते हैं जिसका नाम सालिम अली है। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे हैं। सती मान 100 वर्ष, उम्र को 100 वर्ष तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे हैं, अर्थात बहुत वृद्ध है। संभावित लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बने हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समय, अर्थात अंतिम समय तक वो पक्षियों की खोज और उनकी हिफाजत के लिए कार्य करते रहे। अर्थात जब तक जीवित रहे वो नई नई प्रजाति के पक्षियों खोजते और उसकी हिफाजत का इंतजाम करते। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, अर्थात जब तक सालिम अली जिंदा रहे वो अपने नेत्रों से नए नए पक्षियों की खोज करते रहे और उनके स्वभाव के बारे में जानते रहे। ये तभी समाप्त हुआ जब उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा। वर्तमान वर्डवाचर पक्षियों की देख करने वाला, यानी पक्षियों की जो देख रेख कर सकता हो उसे वर्डवाचर कहते हैं। तो सालिम अली इसमें अगणित है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर छितर पर फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। कभी कभी बिना दूरबीन के ही उन पक्षियों का निरीक्षण किया करते थे। ऐसा लगता था कि स्वभाव से ही उनके पक्षियों के बारे में देखने की प्रवृत्ति शामिल होती थी। जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कार्य, अर्थात वो प्रकृति के वश में नहीं होते थे बल्कि प्रकृति को अपने ही वश में कर लेते थे, अर्थात चारों ओर से वो अपने आप ही मस्त हो जाते थे। इसके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी, अर्थात उस प्राकृतिक परिवेश में पक्षियों, उनके घोंसलों, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं की माया फैली हुई थी जो स्वयं अपने गीत गाते थे और लोगों को प्रसन्न करते थे।
यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद की। अर्थात पक्षियों की खोज के बारे में वो स्वयं करते थे और उनकी पत्नी तहमीना भी उनके साथ इस खोज में शामिल हुआ करती थी। अर्थात वो भी जंगल में जाकर उन पक्षियों के बारे में जाना करती। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। अर्थात तहमीना स्कूल में उनके साथ साथ पढ़ती थी। बाद में उसी के साथ उनका निकाह हो गया था, अर्थात वो उनकी पत्नी बन चुकी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली का एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध देकर चौधरी चरण सिंह को। इस रोमांचकारी जीवन में एक बार सालेम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, यानी केरल में जो साइलेंट वैली है, अचानक गर्मियों में वहां रेगिस्तान की हवा तूफान आने लगते, उसको बचाने के लिए अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले, जो उस समय के प्रधानमंत्री। अर्थात पक्षियों की रक्षा के लिए वे स्वयं प्रधानमंत्री के पास गए, जो कि उस समय माननीय चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अर्थात जब पानी बरसता था तो पक्षियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार उन्हें सुख का अनुभव हुआ या नहीं था, इसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर। अर्थात पर्यावरण कितना प्रदूषण हो रहा है, पशु पक्षियों के रहने काबिल नहीं बना। तो ये ऐसी उन्होंने फरियाद माननीय चौधरी चरण सिंह के सामने रखी। अर्थात इसके लिए कुछ उपाय किए जाए, जंगलों को लगाया जाए, जिसके कारण पर्यावरण शुद्ध हो सके। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो। आज सालेम अली नहीं, चौधरी साहब भी नहीं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले। अर्थात लेखक और चौधरी चरण सिंह दोनों समाप्त हो चुके। तो लेखक कहता कि आज कौन है ऐसा जो उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखा, उसकी खोज के बारे में अपना कार्य प्रारंभ करेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करे। अर्थात लद्दाख जो ठंडे प्रदेश हैं, उनमें रहने वाले पक्षियों की हिफाजत के लिए जो सालेम अली इंतजाम करते थे, कौन करेगा। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। अर्थात मैं लॉरेंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हृदय में समाये, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनना। अर्थात मैं उनके अनुभव के बारे में अपने शब्दों का जामा नहीं पहन सकती। अर्थात उनके बारे में लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है।
जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी ईयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं गिरा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर पक्षियों के बारे में जो जानकारी थी वो थोड़ा जानकारी बनने वाले नहीं थे। अर्थात जो टापू होता है बीच में थोड़ी सी जानकारी, जिस प्रकार चारों जल होता है थोड़ा सा पृथ्वी भर आता है, वो उस प्रकार नहीं थे, बल्कि एक अथाह सागर के समान थे। अर्थात जिसमें जितनी भी खोज की जाए उसका पार नहीं पा सकते। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, जो लोग उनके घूमने वाले स्वभाव और उनके ज्ञान के बारे में जानते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले। उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आज भी वो पक्षियों के बारे में इधर उधर घूमने के लिए गए हुए हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आए। अर्थात जो गले में दूरबीन डालकर वो इधर उधर घूमने जाते थे, अब वो शीघ्र ही यहाँ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आखिर नाम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। इस प्रकार उस कवि के बारे में, उस लेखक के बारे में जो सालिम अली थे, उनके बारे में सांवले सपनों की याद इस शीर्षक से जाबिर हुसैन ने लिखा है और पाठ यही समाप्त होता है। अब उनके एक दो प्रश्न मैं आपको कहता हूँ। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है, बचपन के दिनों में सालिम अली की ईयरगन से एक नीलकंठी गौरैया घायल हुई थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस तरह वे पक्षी प्रेमी बने और वह गौरैया मानो उन्हें पक्षी जगत से जुड़े अनेक ज्ञात अज्ञात रहस्यों की खोज की ओर ले जाती है। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों का चित्र खींचा होगा। उन्होंने बताया होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के प्राकृतिक परिवेश को बदल डालेंगे। ऐसा होने की दशा में वहां निवास करने वाले अनेक पक्षी जात के जीवों के अस्तित्व को भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, D.H. लॉरेंस एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों को निकट से जानते परखते थे, उनसे प्रेम करते थे। उनकी पत्नी फ्रीडा ने लॉरेंस को खुले दिल वाला, सादगी पसंद और प्रकृति प्रेमी समझकर ही यह कहा होगा कि उनकी छत पर रोज बैठने वाली गौरैया संभवतः लॉरेंस के विषय में ढेर सारी बात जानते हैं। अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।